नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मौर्य युग को पिछले वीडियो में फिनिश कर दिया था। उसके सारे चैप्टर को हमने अच्छी तरह से समझकर उसे ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद मौर्य युग के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मध्य एशिया से संपर्क होता है भारत का, और कई सारे विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक है, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, ये सभी। तो इसे हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कि जो देखिए, मौर्यों का जो अंतिम शासक वो बृहदर्थ रहता है। ठीक है, बृहदर्थ रहता है और वह अयुग शासक रहता है। उसका सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे आपका क्या चैप्टर आने वाला है आप ये समझ चुके होंगे। तो अंतिम शासक मौर्य का रहता है बृहदर्थ और उसका सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग। और हमेशा की तरह जैसे कि आपने जरासंध पढ़ा है ना, और आपने बृहदर्थ वंश पढ़ा है। आपने कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश तो नहीं, क्योंकि मौर्य वंश तो सेनापति नहीं था, वो अलग से इसने इसको हरा कर राजा बना था। तो और अब ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ये सभी सेनापति रहते हैं और अपने राजा को हटाकर अपने राजा की हत्या कर कर ये कर सकते हैं कि अपने साम्राज्य की इन्होंने स्थापित किया था। तो इसमें एक और नाम जुड़ जाता है, वो है पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, यह बृहदर्थ की हत्या करके कहता है कि चलिए आप सेना का निरीक्षण करने। तो जब बृहदर्थ सेना का निरीक्षण करने जाता है तो धोखे से, चुपके से सेनापति पुष्यमित्र ने इस पर हमला करके इसकी हत्या कर दी और राजगद्दी पर यह बैठ जाता है। ठीक है, तो कड़ी आपकी जुड़ गई। आप समझ सकते हैं मौर्य युग के बाद आता है शुंग वंश। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि पुष्यमित्र शुंग सबसे पहले तो यह मगध का नहीं रहता है। ठीक है, पाटलिपुत्र का नहीं रहता है। यह अलग कर सकते हैं कि मगध साम्राज्य से अलग का यह निवासी रहता है, क्योंकि बृहदर्थ वंश, जरासंध वंश है ना, ये सभी मगध के ही शासक रहते हैं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ना यह कह सकते हैं कि मगध का नहीं रहता है, यह गैर मगध का राजा रहता है। कहाँ का था? एमपी का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले तो इसने अपने जो राजधानी थी ना, वो तो पाटलिपुत्र ही को ही रखा, पटना को ही रखा। लेकिन सांस्कृतिक राजधानी इसने विदिशा को रखा। एमपी में जो विदिशा है मध्य प्रदेश में, उसे इसने सांस्कृतिक राजधानी रखा। इसे आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहानी बता दूं, आप अच्छी तरह से समझ जाएं, फिर हम आगे किताबी भाषा को भी जानेंगे। ठीक है, तो राजधानी पाटलिपुत्र रहती है और सांस्कृतिक राजधानी विदिशा भी रहती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि यह मैंने जिसे कहा कि यह गैर क्षेत्रीय, क्योंकि यह ब्राह्मण वंश का रहता है। यह इसकी जाति जो थी वो ब्राह्मण थी। ठीक है, इसे आप याद रखिए। फिर यह बौद्ध धर्म का ना कट्टर विरोधी था। इसने काफी सारे मंदिर स्तूपों को तोड़ा। लेकिन लेकिन इसने 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। सबसे पहले नाम आता है सांची के स्तूप का, जो कि एमपी में है। इसे इसने तांबे का कह सकते हैं जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, मरम्मत, है ना, इसे करवाया। किससे? तांबे से। दूसरा आता है भरहुत का स्तूप, ये भी एमपी में है। इसे इसने पत्थर का फिर से बनवाया। ठीक है, बनाया नहीं, इसको फिर से रिपेयरिंग किया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। इसके समय में ना 4 प्रमुख किताबों की भी रचना की गई। 4 प्रमुख किताबों की रचना की गई। कौन से? तो बौद्ध धर्म का जो जातक है, पन्नी का जो अष्टाध्यायी है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, और मनु का मनु स्मृति, ये सभी इसी के काल में किताबों की रचना की गई। और इसके समय में 2 विदेशी आक्रमण भी होते हैं। ठीक है, 2 विदेशी आक्रमण होते हैं, यवन रहते हैं ये दोनों। पहला है डेमेट्रियस। ठीक है, और उसके बाद आता है मिनांडर। ठीक है, ये दोनों ही यह पुष्यमित्र शुंग जो है वो जीत लेता है। लेकिन ये खुद नहीं जीता था, यह अपने बेटे को भेजा था जिसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, और इसी अग्निमित्र
और मालविका के नाम पर एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। ये दोनों की प्रेम प्रसंग पर आधारित पुस्तक है जिसकी रचना कालिदास ने की है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। देखिए, फिर जब मीनांडर जो है ना वो हार जाता है तो वापस अपने देश जाने लगता है, तो रास्ते में से नागसेन मिलता है। ठीक है, नागसेन मिलता है। नागसेन जो था वो बौद्ध धर्म का रहता है, तो नागसेन ने इसको शिक्षा दिया। ठीक है, नागसेन ने इसे शिक्षा दिया। तो यह भी एक किताब में है, दोनों की वार्तालाप को एक किताब में लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पनो। ठीक है, और यह प्रथम प्रथम कह सकते मीनांडर जो था ना वो प्रथम यवन आक्रमण था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसे भी याद रखिए। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने चूंकि यह ब्राह्मण जाति का था तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में करवाए थे। ठीक है, आप इसे भी याद रखिए, ये पूछता है एग्जाम में कि 2 अश्वमेध किसने करवाए, 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए। ठीक है, तो जैसे कि अशोक के समय ही कलिंग जो है वो मगध में सम्मिलित हो गया था। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि कलिंग पर हमला किया तो उस समय पुष्यमित्र ने भी कलिंग पर हमला किया, तो उस समय खारवेल वहाँ का राजा रहता है। कौन रहता है? खारवेल। तो खारवेल ने ना पुष्यमित्र को हरा दिया। पुष्यमित्र को खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल ने इसे हरा दिया। और फिर एक यवन का दूत आता है, उसका नाम रहता है हेलियोडोटस। ठीक है, और वह आया था यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। आया था हेलियोडोटस, यवन का दूत था, वो आया था यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। लेकिन वह भागवत धर्म की शिक्षा उसे दी जाती है। और इसका प्रमाण आपको गरुड़ ध्वज का जो अभिलेख है उसमें मिलती है। ठीक है, गरुड़ ध्वज का जो अभिलेख है हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, उसमें पता चलते हैं, जो कि पहला ये कह सकते हैं कि भागवत धर्म पर आधारित अभिलेख है गरुड़ ध्वज। ठीक है, हेलियोडोटस इसने जो है भागवत धर्म अपनाया था। अब कहानी तो हमने समझ ली, अब चलिए हम अपनी किताबी भाषा के रूप में जानते हैं। तो शुंग वंश आता है 187 से 75 ईस्वी पूर्व आप इसे याद रखिए। तो शुंग वंश के संस्थापक रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिसने सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके इस वंश की नींव डाली थी। और बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचलित से मौर्य सम्राट बृहदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? तो मिलता है आपके हर्षचरित से। दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश से संबंधित मानता है। वहीं कालिदास जो है वो शुंगों को वैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते हैं। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी देता है, और यह जो अश्वमेध यज्ञ है ना पतंजलि ने संपन्न कराए थे। वहीं स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की पराजय का उल्लेख किया है वह जो था पुष्यमित्र शुंग ही रहता है। तो कितनी सारी जानकारी आपको शुंग वंश के बारे में मिल जाती है। महर्षि परिणी ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया और उसकी राजधानी विदिशा बताया है। वहीं मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया और इसने सेनानी की उपाधि धारण की। दिव्या वेदान एवं आर्य मंजूश्री मूल कल्प में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख मिलता है, किंतु पुष्यमित्र ने भरहुत का जो स्तूप है उसको बनवाया था और सांची के स्तूप के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, पार्ट 2 शुंग वंश को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।